जिन सारे लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और लास्ट क्लास में मेरे भाई हम लोगों ने बात किया था मध्यकालीन भारत के बारे में, और जिसमें मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था इस्लाम। क्या है इस्लाम और इस्लाम का क्या इम्पोर्टेंट है, इतिहास में उस चीज़ें में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। और मैंने बताया था कि जो मध्यकालीन भारत में जितने भी मुसलमानों का आक्रमण हुआ हमारे देश में, उनका उद्देश्य ही क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और साथ साथ भारत से धन संपदा को लूटना। लेकिन जब मोहम्मद गौरी भारत में आए तो उसका उद्देश्य बन गया साम्राज्य का विस्तार करना, जो अगली क्लास में हम देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। और भारत में सबसे पहले अरेबियंस ने आक्रमण किया था, क्योंकि हम सब जानते हैं इस्लाम की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, अरब से हुई थी। और मैंने बताया था कि इस्लाम में 3 समुदाय है, एक सुन्नी, एक शिया और एक सूफी होता है। और क्योंकि सुन्नियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसी की वजह से खलीफाओं ने उनको आदेश दिया कि आप जाओ और पूरे के पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रचार करो। और उसमें एक अपना भी देश था, भारत वर्ष। तो आइए हम बात करते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। तो शुरू करते हैं। भारत में अरबों का आक्रमण, अरेबियन इन्वीजन इन इंडिया, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 712 से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 714 तक मोहम्मद बिन कासिम लिख लेंगे। भारत में अरबों का आक्रमण, जिनका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना। इनके स्रोत क्या हैं, हमें इनके बारे में जानकारी किससे प्राप्त हुई? तो सबसे पहली पुस्तक है चचनामा, जिसको लिखा था अली अहमद ने। और इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है वो है तारीख ए सिंध, जिसे लिखा था मीर मोहम्मद मासूम ने। ठीक है, तो ये तो पुस्तकें हैं जिससे हमें अरेबियंस के बारे में जानकारी मिलती है। जो सबसे पहली पुस्तक मैंने बताया चचनामा, जिसको अली अहमद के द्वारा लिखा गया था। और दूसरी जो एक पुस्तक है तारीख सिंध, जिसके बारे में सिंध का पूरा इतिहास पता चलता है, और ये लिखा गया था मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा। ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं मेरे दोस्तों, जो हमें इस्लाम के अरेबियंस के आक्रमण की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सफल आक्रमणकारी मुस्लिम शासक हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी भारत में अरेबियंस के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा आक्रमण हो चुके थे। तो आइए पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हजरत मोहम्मद साहब के सक्सेसर को, उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। और उन्हीं में मैंने बताया था सबसे पहले 4 शिष्य हुआ करते थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, उसके बाद अली। तो सबसे पहले 636 ईस्वी में सबसे पहला प्रथम आक्रमण माना जाता है खलीफा उमर के द्वारा। और जो कहां पे हुआ था, थाने में। और ये थाना कहां पे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के थाने में सबसे पहले 636 में खलीफा उमर का आक्रमण हुआ, लेकिन ये असफल रहा, इसको विफल कर दिया गया। उसके बाद 644 बीसी में एडी में जो सेकेंड इन्वीजन रहा, दूसरा आक्रमण हुआ, ये हुआ खलीफा
उस्मान के शासनकाल में। और ये जो पूरा का पूरा सिंध वाला क्षेत्र था, इस सिंध वाले क्षेत्र में हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में उस समय तत्कालिक शासक हुआ करता था हर्षवर्धन, जो आर्यव्रत में पूरे के पूरे आर्यव्रत में अंतिम बार एक अखंड भूभाग पे शासन किया। और हर्षवर्धन शासक हुआ करता था और हर्षवर्धन इसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये दो आक्रमण हुए थे प्राचीन काल में। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आना पड़ा। आइए उसको हम देखते हैं। उस समय जो खलीफा हुआ करता था वो खलीफा वालिद हुआ करता था। जो खलीफा हुआ करता था, खलीफा वालिद हुआ करता था। और खलीफा वालिद का ही एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था, मेरे दोस्तों, अल अल हज्जाज। ठीक है, इसका एक गवर्नर हुआ करता था अल हज्जाज। 708 ईस्वी में श्रीलंका के या सिंघल प्रदेश से कुछ जहाजें उपहार और सुंदर युवतियों को लेके खलीफा वालिद के लिए जा रही थी। जो अरेबियंस की जहाजें थी सिंघल प्रदेश से श्रीलंका से कुछ अरेबियंस के लिए उपहार और सुंदर युवती लेके जा रही थी। लेकिन रास्ते में देवल बंदरगाह, जो सिंध के आसपास एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था देवल, और इसी देवल बंदरगाह के माध्यम से अरेबियंस आया जाया करते थे और सिंघल प्रदेश से व्यापार किया करते थे। तो देवल बंदरगाह के आसपास समुद्री लुटेरे डाकू हुआ करते थे और उन्हीं समुद्री लुटेरे डाकुओं ने क्या किया, इनकी जहाजों पे आक्रमण किया और इनकी जहाजों को लूट लिया। और जब इनकी जहाजों को लूट लिया तो हम सब जानते हैं कि उस समय तत्कालिक शासक सिंध का दाहिर हुआ करता था जो ब्राह्मण वंश का था। खलीफा वालिद ने दाहिर के पास संदेश भेजा और दाहिर से कहा कि तुम जाओ और समुद्री लुटेरों को पकड़ के उनको दंड दो और हम उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करवाओ। लेकिन दाहिर ने कहा कि उन पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है और मैं उनको दंड नहीं दे सकता। और जब दाहिर ने उनको दंड देने से साफ साफ मना कर दिया तो उसके बाद खलीफा वालिद ने अपने गवर्नर अल हज्जाज को संदेश दिया कि तुम जाओ और जाके दाहिर पे आक्रमण करो और दाहिर पे आक्रमण करके जो अरेबियंस के जहाजों को लूटा गया है उस लूट की भरपाई करवाओ। तो आइए समझते हैं एक छोटा सा भारत का मैप ड्रॉ करके। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको इतिहास मेरे भाई रटने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है और बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो आपको यकीन माने अब किताबों से मोहब्बत करेंगे तो किताबें आपसे मोहब्बत करेंगी। थोड़े टाइम के लिए ये जानू मानू धनिया पुदीना से बाहर निकले, है ना, और किताबों से मोहब्बत करें, इससे दिल लगाएं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब अगर आप किताबों से मोहब्बत करेंगे और जानो मानो धनिया पुदीना से बाहर निकलेंगे तो ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी। यही तो एक अपना धन है जो हमसे कभी दूर नहीं जाएगा, किसी भी हालात में आपके साथ ही रहेगा। लेकिन जानो मानो तभी तक आपके पास है जब तक मेरे दोस्तों आपके पास पैसा है, और जब आपके पास पैसा खत्म तो भी अपना रास्ता माप लेंगी। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। खैर आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने बताया कि जो पूरा का पूरा क्षेत्र था यही क्या कहलाता था, सिंध कहलाता था। और जैसा कि मैंने कहा कि सिंध का शासक हुआ करता था राजा दाहिर, ठीक है। और जो दाहिर था ये ब्राह्मण वंश का हुआ करता था, ब्राह्मण वंश का हुआ करता था। और इसकी राजधानी ब्राह्मणावाद या अरोर हुआ करती थी, ठीक है। अरोर दोनों एक ही बात है, ये दोनों सिंध में ही एग्जिस्ट किया करते थे। तो ब्राह्मणाबाद या अरोर हुआ करती थी। और यहीं पे एक बंदरगाह हुआ करता था और इस बंदरगाह का नाम था देवल। आप सब जानते हैं कि यहीं पे एक नारियल की आकृति का, उम्मीद करता हूं यहां तक दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल वाला भाग है
यहाँ पे एक नारियल की आकृति का एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो जैसा कि मैंने बताया, इस श्रीलंका से अरेबियन की जहाज कुछ आभूषण और सुंदर स्त्रियों को लेके जा रही थी किसके पास? खलीफा वालिद के पास। लेकिन रास्ते में ही समुद्री लुटेरों ने इस पे अटैक किया और इनकी जहाजों को लूट लिया। और जब समुद्री लुटेरों ने इन पे अटैक करके इनकी जहाजों को लूट लिया तो खलीफा वालिद ने संदेश भिजवाया दाहिर को, और दाहिर से इसने कहा कि जो भी नुकसान हुआ इस नुकसान की तुम भरपाई करो। लेकिन दाहिर ने इसको भरने से मना कर दिया। और उसी के बाद अल हज्जाज ने, याद रखिएगा, और एक बात और याद कर लीजिए कि जो यहाँ पे देवल के पास जो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे वो मेड़ जाति के हुआ करते थे, कुर्क जाति के हुआ करते थे। ये इनकी जाति थी जो समुद्री क्षेत्रों में निवास किया करते थे और ये लूट करके ही अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो उसके बाद जब इन्होंने इस जहाज को लूट लिया तो अल हज्जाज ने 711 एडी में, कुछ पुस्तकों में 10 भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 711 एडी में उबैदुल्ला और बुंदेल या बुदेल, उबैदुल्ला और बुदेल, 711 में अल हज्जाज ने उबैदुल्ला और बुदेल को भेजा और उसने कहा कि जाओ और जाके ताहिर पे क्या कर दो? अटैक कर दो। लेकिन मेरे भाई ताहिर ने उबैदुल्ला और बुदेल को आसानी से क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जब ताहिर ने उबैदुल्ला और बुदेल को आसानी से पराजित कर दिया तो उसके बाद अल हज्जाज का एक दामाद हुआ करता था और सेनापति भी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अल हज्जाज ने अपने दामाद और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि तुम जाओ और जाके दाहिर पे आक्रमण करो और जो भी अभी तक अरेबियंस का नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्या कर दो? भरपाई कर दो। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। और इसी के बाद जब उबैदुल्ला और बुदेल की पराजय हुई तो आगमन हुआ किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। तो हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 712 से 714 तक। ठीक है, 712 से लेके 714 तक भारत में समय रहता है किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम 711 में सिराज से निकला जो ईरान में है। 711 में ये सिराज से निकला और 712 में ये मकराना, बलूचिस्तान पहुंच गया। और उस समय मकराना का गवर्नर हुआ करता था। उस समय मकराना का गवर्नर हुआ करता था मोहम्मद हारून। और मोहम्मद हारून ने संधि कर ली मोहम्मद बिन कासिम से और संधि करके अपने सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ निकल पड़ा। और मोहम्मद बिन कासिम मकराना से देवल की तरफ निकला। और जब देवल की तरफ मोहम्मद बिन कासिम निकला तो रास्ते में इसने जो मेड़ डाकू हुआ करते थे, जो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, उनको और कुछ जाटों को अपने साथ ले लिया। और ये दोनों जो डाकू हुआ करते थे और जो जाट हुआ करते थे, जो देवल के रास्ते में इसको मिले, ये सारे के सारे लोग दाहिर का साथ देने के बजाय मोहम्मद बिन कासिम से जा मिले, क्योंकि दाहिर के शासनकाल से ये भी असंतुष्ट हुआ करते थे। और उसके बाद दाहिर आगे बढ़ा और इसने देवल पे क्या कर दिया? आक्रमण किया। उसके बाद दाहिर ने 712 ईस्वी में देवल पर
देवल पर आक्रमण आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि जब इसने देवल पर आक्रमण किया तो उस समय देवल में कुछ बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे और कुछ ब्राह्मण हुआ करते थे, और देवल में इन्हीं सारे लोगों का अधिकार हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि देवल की सीमा पे एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर पे एक ध्वज लहराया करता था। और जो देवल का रक्षा कवच माना जाता था, जब ब्राह्मणों को मोहम्मद बिन कासिम की भारी सेना आते हुए दिखी तो ब्राह्मणों ने ताबीज बना के उस फहरते हुए ध्वज पे लटका दिया। और ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे के पूरे जो क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र इस ध्वज के कारण सुरक्षित था। और अरेबियन सेना लाख कोशिश करने के बावजूद भी देवल को जीत ना सकी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसी में से एक ब्राह्मण जो दाहिर के खिलाफ दाहिर से बगावत कर ये राज जाके बता दिया किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो रक्षा कवच माना जाता था देवल पे फैलता हुआ ध्वज, उस ध्वज को उखाड़ फेंका। और जब ध्वज को उखाड़ फेंका तो ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन तक नरसंहार किया और 17 साल से ऊपर के जितने भी लोग हुआ करते थे उन सारे लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। बाकी जो लोग बचे उनको बंदी बना लिया। और देवल में जो बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे उनसे जजिया कर वसूला। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में हिंसा को माने नहीं दिया जाता है। उनके अनुसार शांति ही सब कुछ है। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के पास आके आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से देवल को मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। और देवल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा। तो मैंने बताया कि 712 में देवल पर आक्रमण किया और देवल को इसने जीता। देवल को इसने जीता। उम्मीद करता हूं मेरी बातें इतनी समझ में आ रही होंगी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं और 712 में देवल को जीतने के बाद ये सिंध के निरुन की तरफ बढ़ा। ये देवल को जीतने के बाद ये सिंध के निरुन की तरफ बढ़ा। ये सिंध के निरुन की तरफ, निरुन सिंध में है, की तरफ बढ़ा। और सिंध के निरुन में भी, सिंध के निरुन में भी बौद्ध हुआ करते थे। और इन बौद्ध भिक्षुकों ने यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध नहीं किया और मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम के पास आके आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद निरुन को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा और सिंध के सहमान पहुंचा। ठीक है, निरुन को जीतने के बाद ये सिंध के सहवान की तरफ बढ़ा। ठीक है, और सिंध के सहवान में दाहिर का चचेरा भाई बजा रहा, बजहरा का शासन था। और बजहरा युद्ध करना चाहता था मोहम्मद बिन कासिम से, लेकिन इस पूरे के पूरे क्षेत्र में बौद्ध निवास किया करते थे और बौद्धों ने इसका साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि बौद्धों ने कहा कि हमारे धर्म में हिंसा पाप माना गया है। और बौद्धों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण बजहरा ने सहवान को छोड़ सीसम की तरफ निकल गया। और ये सीसम क्या है? सीसम भी सिंध में एक जगह हुआ करता था जो निवास किया करता था। तो सहवान से भाग के ये पहुंच गया सहवान से भाग के बजहरा पहुंच गया सीसम। और सीसम में बुधिया जाट हुआ करते थे और बुधिया जाटों की शरण में ये चला गया। ठीक है, यह कहाँ गया? तो ये सीसम पहुंच गया। और सीसम भी कहाँ पे? सिंध में। और ये बुधिया जाटों के शरण में चला गया। और जब बुधिया जाटों के शरण में चला गया तो सहवान को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम पर
आक्रमण किया। और ये सारे के सारे आक्रमण 12 में ही हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों को। सीसम पर आक्रमण किया, और जब सीसम पे आक्रमण किया तो जाटों की मदद से बजहरा मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया, लेकिन अधिक देर तक टिक नहीं पाया। और मोहम्मद बिन कासिम ने बजहरा की क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब इसकी हत्या हो गई तो जाटों का ही एक सरदार हुआ करता था, एक मुखिया हुआ करता था, जिसका नाम था काका, जिसका नाम था काका। जाटों का एक मुखिया हुआ करता था जिसका नाम था काका, और काका ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब मेरे भाई काका ने आत्मसमर्पण कर दिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसको आदेश दिया कि तुम क्या करो, सिंधु नदी को पार करने के लिए नावों का पुल बनाओ। और काका की ही मदद से नावों का पुल बनाया गया, और उसी पुल के माध्यम से इसने सिंधु नदी को पार किया। और जब इस बात की खबर मिली राजा ताहिर को, तो राजा ताहिर भयभीत हुआ, और भयभीत होके राजा ताहिर यहाँ से भाग के अपनी राजधानी, राजा ताहिर की राजधानी हुआ करती थी रावण, रावण पहुंच गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी, इसको रफ करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि काका ने जो मुखिया हुआ करता था बुधिया जाटों का, इसने मोहम्मद बिन कासिम के लिए नाव का पुल बनाया सिंधु नदी में, और इसके सहारे यह आक्रमण किया राजा दाहिर पे। और राजा दाहिर को जब इसकी सूचना मिली तो राजा दाहिर फरार हो गया मेरे भाई। और राजा दाहिर कहाँ चला गया, राजा दाहिर रावण चला गया। और रावण क्या था, ये भी सिंध में ही था, और राजा दाहिर का रावण में इसका दुर्ग हुआ करता था। ठीक है ना, किला हुआ करता था रावण में। ठीक है, तो राजा दाहिर रावण पहुंच गया। और जब राजा दाहिर रावण पहुंचा तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पे अटैक किया, और दोनों की सेना आमने सामने रावण में हुई, सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के किनारे। और जब दोनों की सेना आमने सामने हुई तो हम सब जानते हैं कि दाहिर अपनी हाथियों पर बैठ के युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अचानक मोहम्मद बिन कासिम की एक तीर राजा दाहिर के हाथी की आंख में लगी, और हाथी बिदक गई, भड़क गई, और भड़क के सिंधु नदी में कूद गई। और जब हाथी बिदक के सिंधु नदी में कूद गई तो ऐसी अफवाह फैल गई कि राजा दाहिर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे ही सैनिकों में यह अफवाह फैली कि राजा दाहिर की मृत्यु हो गई, सैनिक युद्ध के मैदान से भाग गए। और जब सैनिक युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए तो राजा दाहिर जैसे तैसे अपनी जान बचा के घोड़े पे चढ़ के युद्ध करना शुरू किया, लेकिन बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं कर पाया राजा दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मृत्यु के घाट उतार दिया। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मृत्यु के घाट उतारा तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम रावण किले की तरफ आगे बढ़ा। उसके बाद मोहम्मद कासिम रावण किला की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन रावण किले की, रावण दुर्ग की रक्षा कर रही थी राजा दाहिर की एक विधवा हुआ करती थी। दाहिर की, रावण किला का रक्षा कर रही थी राजा दाहिर की विधवा। एक मिनट, मार्कर चेंज करो। राजा दाहिर की विधवा रानी बाई, और ऐसा कहा जाता है कि रानी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम का डट के मुकाबला किया, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसने अरेबियन सैनिकों को रोक नहीं पाई। और अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी बाई ने जौहर प्रथा को स्वीकार किया। रानी ने जौहर कर लिया, महल की स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप से अग्नि को भेंट करना या अग्नि में कूद के अपनी जान देना ही क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। तो सम्मान की रक्षा करने के लिए रानी ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और उसके बाद इसने रावण को भी क्या कर लिया मेरे भाई, जीत लिया। इसने रावण को जीत लिया। और रावण को जीतने के बाद ये ब्राह्मणाबाद की तरफ बढ़ा, जो दाहिर का क्या हुआ करती थी, राजधानी। ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। और जब ब्राह्मणाबाद पे आक्रमण किया तो दाहिर का एक पुत्र हुआ करता था
जयसिंह। यहाँ पे दाहिर का एक पुत्र था जयसिंह। जयसिंह ने समर्पण कर दिया और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दाहिर की एक दूसरी विधवा हुआ करती थी रानी लॉडी, और इसकी दो पुत्रियां हुआ करती थी। एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। इन दोनों को बंदी बनाया और इन दोनों को बंदी बनाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को भिजवा दिया कहाँ पे? खलीफा वालिद के पास। उसके बाद पूरे के पूरे सिंध पर अधिकार हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन मेरे भाई 714 में मोहम्मद बिन कासिम भारत से वापस लौट गया। क्यों लौट गया इसके बारे में जानते हैं। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, 714 में खलीफा वालिद की क्या हो गई? 714 में खलीफा वालिद की मृत्यु हो गई। और जब खलीफा वालिद की मृत्यु हुई तो इसके बाद अगला खलीफा बना सुलेमान। ठीक है, 714 में अरेबियंस का अगला खलीफा सुलेमान बना। और जो ये सूर्य देवी और परमल देवी को भिजवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफाओं के पास, इन दोनों ने कासिम की शिकायत कर दी खलीफाओं से, अल-हज्जाज से। इसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, हम दोनों बहनों को आपके लिए भिजवाया तो जरूर है, लेकिन आपके पास भिजवाने से पहले हमारी आबरूह को लूट चुका है, हमारा सतीत्व नष्ट कर चुका है। इस बात से नाराज हुआ खलीफा, और खलीफा ने अल-हज्जाज को संदेश दिया कि तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया जाए। कहाँ पे? अरब में। और जैसे ही ये बात अल-हज्जाज को पता चली, अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को संदेश दिया कि तुम तुरंत भारत से अरब की तरफ लौटो। और जैसे मोहम्मद बिन कासिम को ये संदेश मिला, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को छोड़ अरब की तरफ लौट गया। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम से जब बेगुनाही का सबूत मांगा गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपना सर कलम करके दे दिया अल-हज्जाज के पास। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि खलीफाओं ने या अल-हज्जाज ने इसे मृत्यु दंड दे दी। तो मेरे भाई, ये पूरा का पूरा इतिहास था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। किस तरह से आया, क्या क्या जीता और कैसे दाहिर को पराजित किया, और उसके बाद 714 में ये वापस लौट गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करके गया जो हम देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जब ये भारत में आक्रमण किया या जब ये सिंध पे आक्रमण किया तो इसने सिंध में जजिया कर लगाया। इसने सिंध में जजिया कर लगाया। और जजिया क्या था? एक टैक्स था, एक कर था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। इसने सिंध की जनता से कहा कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो आपकी रक्षा के एवज में हमें कर देना पड़ेगा। और उसी कर को क्या कहा गया? जजिया कर कहा गया। लेकिन याद रखेंगे, ये जो जजिया कर था इसने ब्राह्मण, भिक्षुकों और विधवाओं से नहीं वसूला। ब्राह्मण, भिक्षुक और विधवाओं से, बालकों से इस कर को नहीं लिया। और आप सब जानते हैं कि ब्राह्मणों से भी जजिया लेने वाला शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जो हम तुगलका डायनेस्टी में पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक वो पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी क्या वसूला? जजिया कर वसूला। इसके अलावा प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ मोहम्मद बिन कासिम। और जब ये सिंध में आया तो इसने सबसे पहले सिंध में सोने का सिक्का चलाया। और इसके सिक्के को क्या कहा गया? दिरहम कहा गया। तो लिखेंगे, प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सोने के सिक्का चलाया। और इसे क्या कहा गया मेरे दोस्तों? तो दिरहम कहा गया। और ये आज भी यूएई की क्या है? करेंसी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, तो आप सब जानते हैं कि भारत के इतिहास में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाने वाला शासक हुए हिंद यमन। और इस हिंद यमनों में भी इनका एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था मिनांडर, जिसकी जानकारी हमें मिलिंद
ग्रहों से प्राप्त होती है और इसी में इसका नाम मिलिंद भी कहा जाता है। तो मिनांडर ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ ले कि भारत में शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तो याद रखेंगे भारत में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, भारत में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया कुषाण वंश का शासक कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कनिष्क। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया, जो किस वंश का था, कुषाण वंश का था। और इसी ने सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। ठीक है। इसके अलावा जब भारत में यूरोपियन का आगमन हुआ, तो यूरोपियन में जब डच आए, तो डचों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, और जिसे क्या कहा गया, पेगोड़ा सिक्का कहा गया। जिसे क्या कहा गया, पेगोड़ा सिक्का कहा गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती की शुरुआत की। इसके अलावा अरेबियंस ने हमारी दो पुस्तकें पंचतंत्र और हमारी दो पुस्तकों का अरब में अनुवाद कराया। एक तो पंचतंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने कालीला वादिमना के नाम से, ठीक है, पंचतंत्र का, जो विश्व शर्मा के द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र, इसका अरेबियंस ने अरबी में अनुवाद कराया कालीला वादिमना के नाम से। ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसने दूसरी जो पुस्तक थी चरक संहिता, ठीक है ना, तो इस चरक संहिता का भी इन्होंने अरबी में अनुवाद कराया था। लेकिन पंचतंत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम कालीला वादिमना रखा गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किनसे, अरेबियंस से। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया वो बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारे के सारे आंसर कर दूंगा। और ये सारा का सारा जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ये हर एक एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए आपको दिया गया है। तो मेरे दोस्त, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। और भी सिक्के चलाए गए, जैसे आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा सिक्का कब चला, गुप्त काल में चला। ठीक है। और शीशे का सिक्का अंदर सातवाहनों ने चलाया। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लास में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और रेगुलर देखें और अपना नोट खुद बनाएं। बाकी तो मैं नोट आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करना होगा और आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे sachin-005@gmail.com और वहां से आपको सारा का सारा लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। कल फिर से आपसे रूबरू होंगे अगले वीडियो में और एक नया चैप्टर लेके। थैंक यू सो मच।